नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में आने वाले 12वें पाठ जिसका नाम है रानी और इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। रानी इस पाठ की लेखक है महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन 1907 में और निधन सन 1987 में। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बद्री, ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा कौन है तो कि मैं नीर भरी दुख की बद्री और तुमको नीव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्णन करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। छायावादी युग है उसके 4 स्तंभ गिने जाते हैं। प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला, यह सभी लेखक है वह उस युग के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लेखक और लेखिका थी जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। इनमें प्रसाद जी है वह सदैव इतिहास का बोध कराते रहे, तो पंत जी है वह प्रकृति की कोमल कांत, जो प्रकृति की सुंदरता है उसकी रचना करके उनके रूप को पहचानते गए। निराला अपनी ओजस्विता और रुद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। ये सभी लेखक है वह अपने अपने लेखन शैली के कारण पहचाने जाते हैं। फर्रुखाबाद में, यह फर्रुखाबाद है वह उत्तर प्रदेश में है। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी वह सही अर्थ में है एक विदुषी यानी कि लेखिका, एक लेखिका के रूप में प्रगल्भा नारी के रूप में वह अपना समग्र जीवन, एक कवयित्री के रूप में वह अपना पूरा जीवन है वह जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रथम है महादेवी वर्मा है वह कवयित्री है, वह उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, पर उन काव्यों के उपरांत स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा वह उत्तम गद्यकार और रेखा चित्रकार के रूप में भी पहचानी गई। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। प्रयाग महिला विद्यापीठ है वह उनमें प्राचार्य रही और कुलगुरु के पद पर रहकर भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान है दिया। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं हैं वह महादेवी वर्मा की बहुचर्चित और लोकप्रिय रचनाएं हैं। अब इस पाठ के संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निकी और रोजी के साथ आई है। इस पाठ में जो रानी नाम की घोड़ी है वह अपने 2 साथी निकी और रोजी के साथ आई है।
सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। और इन तीनों का इस पाठ में धार्मिक और भावुकतापूर्ण है वह चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। रानी नाम की घोड़ी है और निकी और रोजी एक नेवला है और एक कुत्ती है। ये तीनों पशु है वह हमें लगता है कि हमारे नज़र के सामने ही है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। जो निर्दोष पशु पक्षी है उनके प्रति महादेवी जी को कुछ ज़्यादा ही स्नेह और प्रेम था, ऐसा इस पाठ के अभ्यास में हमें जानने को मिलता है। तो अब हम पाठ के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। अंग्रेजों का शासन था, रियासत का शासन था। तो रियासत का शासन होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और घुड़सवार बहुत ज़्यादा थे, उनका आधिक्य था, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चे को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया है। ये जो सफ़ेद रंग के जो छोटे गधे होते थे उन पर अंग्रेज़ों के जो बच्चे हैं वह घूमते दिखते थे। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। रामा की जो कहानियाँ हैं उसमें राजा है वह अपराधियों को गधे पर बिठाकर देश निकाला देता था, अपने देश से निकाल देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है, पर इन अंग्रेज़ों के जो बच्चे हैं उनको गधों पर छोटे टट्टू यानी कि गधे छोटे गधों पर बैठा हुआ देखकर हमें आश्चर्य होता था, विश्वास नहीं होता था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था, पर रामा के पास हमारी जो जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा थी उसका समाधान था। લેખિકા મહાદેવી બાળપણમાં ઇન્દોરમાં રહેતા હતા અને ત્યાં તેઓ જોવે છે કે ત્યાં અંગ્રેજ બાળકોને છે ગધેડાની સવારી કરતા જોઈને તેઓને ખૂબ આશ્ચર્ય થતું। તેમણે સાંભળ્યું હતું કે ગધેડા પર અપરાધીઓને બેસાડવામાં આવે છે, ત્યારે તેમનો નોકર જે છે રામા એ તેમની શંકાનું સમાધાન કરે છે, તેમને ઘણી બધી વાતો કહે છે। તેણે કહ્યું કે તેમને વિલાયતમાં ગધેડા પર બેસાડવાની સજા કરીને ભારત મોકલવામાં આવ્યા છે। રામા છે એનો નોકર છે એને કહે છે કે આ છોકરાઓને વિલાયતમાંથી સજા મળી છે કે તેને ગધેડા પર બેસાડીને ભારતમાં લઈ આવવામાં આવે। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधों पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। तेने विलायत माथी आ गधेड़ा पर बेसाड़ी अने आया मोकलवानी सजा करवामां आवी छे, कारण के त्यां आ वाहन नथी। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। एक दिन लेखिका कहती है कि हमने बाबूजी को पत्र लिखा कि हमारे पास एक छोटा घोड़ा है वह नहीं है, जो कि एक अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। अगर दूसरे बच्चे हैं उनको घोड़ों पर बैठने का अधिकार है तो वह अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। एक घोड़ा है वह हमें भी मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद
टट्टू पर बैठोगे? बाबूजी है वह हंसते हुए कहते हैं कि सफ़ेद टट्टू, टट्टू यानी कि गधे पर, सफ़ेद गधे पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। बाबूजी सबसे पूछते हैं कि तुम कहो कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? कुछ देर तक यह ठेलम ठाल है यह चलता रहा, पर उसके बाद लेखिका गंभीर स्वर में, गंभीर मुद्रा में उत्तर देती है कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं। पता नहीं कि रामा को बाबूजी ने डांटा है या नहीं, क्योंकि यह बात सब बच्चों को बताने वाले तो रामा ही था, इसलिए बाबूजी ने उसको डांटा कि नहीं वह पता नहीं है। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। किंतु कुछ दिनों बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू, एक गधा जो पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया। यह बरामदा है वह घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था, इसीलिए इस टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा बनाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टम नाम का साइस यानी कि घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति वहाँ पर रखा गया। छुट्टन नाम का इस गधे की, इस टट्टू की रखवाली के लिए, उसके खाने पीने और घूमने की सभी व्यवस्था और इसकी देखरेख रखने के लिए छुट्टम नाम का साइस यानी कि एक नौकर या घोड़े या ऐसे गधों की देखभाल करने वाला व्यक्ति रखा गया, जिसका नाम था छुट्टन। अब तो हम छोटे टट्टू से प्रभावित और आतंकित हुए, और अब तो हम इस छोटे टट्टू को देखकर बहुत ही आतंकित हुए। वह छोटा टट्टू हमें जरा भी पसंद नहीं आया। उसके रंग और उसको देखकर हम थोड़ा प्रभावित तो हुए, पर उससे आतंकित भी हुए कि बैठने के लिए घोड़ा मांगा पर मिला हमें गधा, इसलिए हमें वह पसंद नहीं आया। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। हमारे और हमारे साथियों के लिए मकान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया, न कोई विशेष परिवर्तन हुआ। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाज़ों में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। रामा तो हमारा नौकर था ही नहीं, क्योंकि वो तो उनकी बात सुनता भी नहीं था और उल्टा वह कभी कभी उनको डांट भी देता था, और बच्चों जब ज़्यादा शरारत करते तो उनके कान भी खींचता था। इसलिए यह नए नौकर जैसे रामा तो इस नौकर की जो कैटेगरी है उसमें आता ही नहीं था, क्योंकि वह उनके पिताजी के लिए उनका नौकर था, पर बच्चों के लिए वह उनका नौकर नहीं था। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए लाया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। बाबूजी ने जब बताया कि यह जो टट्टू है, यह जो छोटा गधा है, वह हमारी सवारी के लिए लाया गया है, तो हम उससे 5-6 दिन तक तो रुष्ट रहे और
उनसे अप्रसन्न होकर, नाराज होकर घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। पर अंत में हम और रामा मित्र बन गए। रामा से उसका नाम पूछा, पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। यह जो नया टट्टू आया था, एक छोटा घोड़ा जो लाया गया था, जो चॉकलेटी रंग का, रामा से उसका नाम पूछा तो वह उसका नाम बताता है कि इसका नाम ताजरानी है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल को तो हमने उसका चित्र देखा था और रामा और कल्लू जो दोनों नौकर थे, उनसे कई सारी कहानियों में रानी और माँ के दुख की बातें भी सुनी थी। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। ताजमहल जैसे भवन की यह रानी होने के बावजूद भी उसे वहाँ से कहानी की रानी की तरह उसे निकाल दिया गया। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया। इस घोड़ी के बारे में सुनते ही, इसकी कहानी सुनते ही बच्चों का जो ईर्ष्या और रोष का भाव था वह पिघल गया और उस घोड़ी के प्रति उनमें करुणा जागृत हो गई और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे और उसे ज़्यादा अच्छा कैसे लगे और उसे कैसे आराम दिया जाए उसके बारे में सभी बच्चे सोचने लगते हैं। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी है। वह घोड़ी इतनी सुंदर थी कि उसकी छवि आज भी उनकी आँखों में अंकित है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, उसका हल्का चॉकलेटी ब्राउन रंग था जिस पर नज़र डालते ही नज़र तक फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बालों का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, बड़ी स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें थी। रानी बहुत सुंदर घोड़ी હતી। તેના ચમકતા રંગ પર દ્રષ્ટિ પડતા જ નજર પણ સરકી જાતી, લપસી જાતી। તેના ચોકલેટી રંગની ઝૂલતી કેસવાળી, તેના ઝૂલતા વાળ, તેની પારદર્શક આંખો, આ બધું બાળકોને ખૂબ ગમતું। बड़ी बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, लाल नथुने और फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। एनी पारदर्शी आँखों, तेना उजड़ा दाँत, लाल जीभ, गुलाबी होठ अने मोरपींछ जेवी पूंछड़ी अने सुगठित शरीर, आ बधुं ज छे ए आकर्षक हतुं। अने ते नाकना जे नथुना, गुजराती में आपणे कहीए तो नाकना फोयणा, वह नाक के नथुने फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी। सब कुछ है वह सूंघती रहती थी। उसके उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओंठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। उसका वह मजबूत मुंह जो लोहा तक चबाने पर क्षत विक्षत नहीं होता था, उसे कोई नुकसान नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक थी। ऊंचाई से मुकाबले अगर देखा जाए तो उसकी पीठ की चौड़ाई बहुत अधिक थी। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती गिरती पड़ती थी। लंबी पूंछ भी थी जो मक्खियाँ उड़ाने के
काम आती थी। उसके शरीर पर अगर मक्खी भी बैठ जाए तो वह अपनी लंबी पूंछ से उसे उड़ा देती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसी उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के तप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। लेखिका कहती है कि उस समय हमें यह समझने की बुद्धि नहीं थी कि वह घोड़ी कितनी सुंदर है, वह कितनी अनोखी है, पर आज बहुत ज़्यादा समय के पश्चात सोचे तो यह लगता है कि जैसे अदृश्य साहिब से लिखे हुए पन्नों को जैसे आग में रखते ही अक्सर उभरने लगते हैं, वैसे ही अगर आज हम सोचें तो उस घोड़ी की यादें आज भी हमारे दिमाग में प्रत्यक्ष होने लगती है। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। हम बार बार सोचते हैं कि अगर वह कुछ और छोटी क्यों न होती तो हम रोज़ी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते, और अगर वह थोड़ी और छोटी होती तो निक्की और रोज़ी के जैसे हम उसे भी अपने कमरे में रख लेते और उसके साथ खेल पाते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। उस घोड़ी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अतः अस्तबल बना हुआ बरामदे में ही घोड़ी को बांधा जाता था। वही इन सभी बच्चों की अराजकता यानी कि अव्यवस्था का जो कार्यालय है वह बना, क्योंकि बच्चे हैं वह घोड़ी को अपने कमरे में ले जा नहीं सकते थे। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना ही नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। वह बरामदा है वह घोड़े बांधने के लिए तो बना ही नहीं था, इसीलिए उसकी जो दीवार में एक बड़ी सी अलमारी वहाँ पर रखी गई थी और आने जाने के लिए एक रास्ता भी वहाँ पर बनाया गया था। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और स्मरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा, और उसी अलमारी में बच्चे हैं वह अपने सारे खिलौने भी रख देते थे। रानी की गर्दन में झुलझुल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। बच्चों ने रानी के साथ खेलकर उसे मिठाइयाँ खिलाकर और उसके साथ अच्छा व्यवहार करके कुछ ही दिनों में उससे ऐसी मित्रता कर ली, ऐसी दोस्ती कर ली कि अब तो रानी को भी उन बच्चों के बिना चलता नहीं था। जब रानी भी उन बच्चों को कहीं पर नहीं देखती थी तो वह भी अस्थिर होने लगती थी। वह अपने पैर पटकने लगती और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ, और फिर बच्चों की घुड़सवारी का कार्यक्रम है वह आरंभ होता है। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई। जीन एक घोड़ी पर જ્યારે સવારી કરવામાં આવે ત્યારે જે પહેરવામાં આવતું પાટલું ચામડાનું છે એ બનાવવામાં આવે કે તેના કારણે ઘોડી પર બેસેલું માણસ છે એ લપસી અને પડે નહીં, એ માટે આ છે એ બનાવવામાં આવતું। તો એ જીન છે એ બધા માટે બનાવવામાં આવ્યું, છોકરીઓ માટે પણ બનાવવામાં આવ્યું અને તેના ભાઈ માટે પણ ચામડાની જે ઘેરાવાળી છે
जीन बनाववामां आव्युं, जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। बाहर खड़े होकर वह सभी बच्चे हैं वह रानी के ऊपर एक के बाद एक है वह सवार होते रहते, आरूढ़ होते रहते, यानी कि सवार होते रहते। और छुट्टन घोड़ी के साथ वह दौड़ता रहता और बच्चों को घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटते समय तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता और यह कार्यक्रम है और दिन में 2-3 बार दोहराया जाता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। बच्चों को इस घोड़ी के साथ खेलना बहुत पसंद था और ऐसी 1-2 बार सवारी करने से उनको संतोष नहीं होता था। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल झूल कर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। बच्चे रानी के साथ इतना घुल मिल गए थे कि बच्चों को रानी के बिना और रानी को बच्चों के बिना नहीं चलता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। एक दिन दोपहर के समय सभी के सो जाने के बाद बच्चे हैं वह रानी को ले जाकर चबूतरे के पास खड़े होकर रानी की जो नंगी पीठ पर है उस पर जीन नहीं रखी गई है, उसकी नंगी पीठ पर सभी बच्चे हैं वह सवारी करने लगते हैं और सभी यह जानना चाहते हैं कि सभी ने अच्छी तरह से घुड़सवारी सीख ली है। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। यह स्वाभाविक था कि घोड़ी को भी बच्चों के साथ खेलना पसंद था। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का भी बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। जैसे बालकों को इस घोड़ी के प्रति प्रेम था वैसे इस घोड़ी को भी बालकों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की है वह नेवला है और जो रोजी है वह कुत्ती है। यह 3 प्राणी है। रानी है वह घोड़ी है, निक्की है वह नेवला है और रोजी है वह कुत्ती है। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी। तो यह जो रोजी नाम की जो कुत्ती है वह उसे जब भी मन करता तब उस रानी घोड़ी की पीठ पर है वह उसकी गर्दन से झूलकर उसकी पीठ पर चढ़ जाती और उसकी पीठ पर कूदती थी। और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। और बच्चे हैं वह रानी की पीठ पर ऐसे बैठते थे जाने कि वह मयूर सिंहासन पर आसीन हो, बैठे हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। जो घोड़ी है वह उन बच्चों को अच्छी तरह से पहचानती थी। वह उन सबकी शक्ति और दुर्बलता, उनकी कमजोरी है वह जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ से पतली सटी उसके पैरों में मार दी। पर लेखिका वह कहती है कि मेरे बैठ जाने के बाद उसका जो भाई है वह एक पतली सी संटी એટલે કે પાતળી સોટી એ રાણીના પગમાં છે એ મારી દે છે। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे
पकड़ बांध रखने का संकल्प लिए हो। उसे न जाने क्या हुआ, उस संटी के मारने के कारण उसे चोट तो नहीं लगी, पर ऐसा लगा कि जैसे उसका स्वाभिमान है वह आहत हो गया और वह ऐसे वेग से दौड़ने लगी कि सड़क, पेड़, नदी, नाले सभी मानो उसे बांध कर रखने का संकल्प किए हो। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। घोड़ी है वो बहुत तेज दौड़ने लगी और लेखिका कहती है कि कुछ देर तक मैंने उस उड़न खटोले पर, यानी कि वह बहुत स्पीड में दौड़ रही थी, तो उस उड़न खटोले पर लेखिका कहती है कि उस उड़न खटोले को मैंने कुछ देर तक तो संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। परंतु मैं गिरने वाली थी यह बात तो निश्चित थी। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। लेखिका कहती है कि मेरा गिरना तो तय ही था, पर मैं जैसे ही गिरी तो रानी है वह अतीत से, भूतकाल से वर्तमान में लौट आई। वह अपनी कुछ बुरी यादों में खो गई थी कि उसके साथ कैसा बुरा बर्ताव होता था, तो वह घोड़ी अपनी कुछ बुरी यादों में खो गई थी। पर जैसे ही लेखिका गिरी वैसे ही वह उन बुरी यादों से बाहर आ गई और इस प्रकार निश्चल शांत होकर लेखिका के सामने खड़ी हो गई कि जैसे अपने किए पर वह बहुत ज़्यादा पछता रही हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। लेखिका को बहुत चोट लगी थी और कुछ दिनों तक उन्हें अपने बेड पर ही रहना पड़ा, बिछाने पर ही रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। स्वस्थ होकर, ठीक होकर जब लेखिका रानी के पास गई तो रानी है वह उसके सामने ऐसी करुण, ऐसी पश्चाताप भरी दृष्टि से लेखिका को देख रही थी और हिनहिनाने लगती है, और यह देखकर लेखिका की आंखों में आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। एक बार जब लेखिका के भाई का जन्मदिन था तब उसकी नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। कोई भी कपड़ा या फिर कोई भी आभूषण पहनकर हम रानी को दिखाने के लिए तो जरूर जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। और लेखिका का जो भाई है वह रानी के दोनों कानों में वलय की तरह वह कड़े है वह पहना आता है। जब भी कोई नई वस्तु है कोई भी बच्चे लाते थे तो वह सर्वप्रथम उसे रानी को दिखाने के लिए ले जाते थे। इतना प्रेम बच्चों में और उस घोड़ी के बीच था। तो आगे का पार्ट है हम अगले वीडियो में देखते हैं।